हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन अहिरवार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सेल्फ अचीवर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संबंध केंद्रित असफलताएं। संबंध केंद्रित असफलताओं का खंड 1 हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं खंड 2। इसमें बताया गया है कि हम जितना पाने की उम्मीद करते हैं उससे कम देते हैं, यानी हम जितनी मेहनत करते हैं सफलता आने के लिए उससे कहीं ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। हम जितना पाने की उम्मीद करते हैं उससे कम देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जितनी सफलता चाहिए, यानी कि सफलता हमारे घर, हमारे जीवन, हमारे लाइफ में आने के लिए जितनी मेहनत की हमें ज़रूरत होती है उससे कम हम देते हैं। इसमें उन्होंने बताया गया है कि संबंध केंद्रित असफलताओं के 22 कारण हैं। ये 22 कारण कौन कौन से? अपरिपक्व भावनात्मक संबंध, अपरिपक्व भावनात्मक संबंध, बाधक संबंध। तीसरा है असमान संबंध, अधिकारवादी संबंध, अविश्वासपूर्ण संबंध, संरक्षणात्मक संबंध, अर्थहीन संबंध, पूर्वाग्रह से ग्रस्त संबंध, ईर्ष्यालु संबंध, भ्रामक संबंध, तंग करने वाले संबंध, हस्तक्षेप भरे संबंध, कौटुंबिक व्याभिचारपूर्ण संबंध, आवेगपूर्ण संबंध, कृत्रिम संबंध, जीत हार के संबंध, संकोचपूर्ण संबंध, संबंध में गलत फहमी, छल कपटपूर्ण संबंध, श्रेणीबद्ध संबंध, प्रेम रहित संबंध, और लास्ट है उदासीन संबंध। नीचे संबंध केंद्रित असफलता का आकलन प्रश्नावली संबंधों के क्षेत्र में आपकी असफलता की संभावना को सूचित करेगी। बहरहाल बेहतर तरीके से समझने तथा अधिक स्पष्ट करने के लिए आपको यह सुझाव दिया जाता है कि आप इस प्रश्नावली का जवाब देने से पहले संबंध केंद्रित असफलता को उत्पन्न करने वाले 22 कारणों को पढ़ लें। मतलब ये है कि जिससे संबंध केंद्रित असफलता उत्पन्न होती है उसके 22 कारण उन्होंने बताए हैं। बहरहाल यह प्रश्नावली को करने की अनिवार्य बाध्यता नहीं है। जब किसी कथन पर आपका स्कोर 3 से अधिक होगा तो असफलता के उस कारण को पढ़ना और समझना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देगा। उदाहरण के तौर पर प्रश्नावली का कथन 31 असफलता के 31वें कारण को दर्शाता है। संबंध केंद्रित असफलता आकलन प्रश्नावली। 5 बिंदु वाले स्केल पर जवाब देने से पहले नीचे दिए गए कथनों को बहुत सावधानी से पढ़ें। यथासंभव ईमानदार रहने की कोशिश करें। आकलन में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मेरा सुझाव यह है कि इस प्रश्नावली का जवाब देने से पहले आप संबंध केंद्रित असफलता के 22 कारणों को पढ़ लें, जिनका वर्णन इस पुस्तक के दूसरे खंड में किया गया है। यह अनुमान लगाने की कोशिश न करें कि आपका जवाब सही है या नहीं। सिर्फ कथनों को सही तरीके से समझें और 5 बिंदु वाले स्केल पर निशान लगा लें। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले थोड़ी देर आराम करें, एक लंबी सांस लें और 1 मिनट का मौन रखें। 5 बिंदु वाले स्केल का वर्णन इस प्रकार है। बिंदु वाक्यांश वर्णन, बहुत ज़्यादा बार। इसमें दिया 3 बिंदु दिए हैं दोस्तों। इसमें पहला दिया उन्होंने बिंदु, दूसरा दिया है वाक्यांश, तीसरा दिया है वर्णन, और इसमें दिया है कि बहुत ज़्यादा बार, यानी इसका मतलब है कि आपको कथन में दी गई भावना का अनुभव अत्यधिक और लगभग हमेशा होता है। प्रायः इसका मतलब है कि आपको कथन में दी गई भावना का अनुभव प्रायः होता है, परंतु हमेशा नहीं होता है। इसमें हमेशा होता है, इसमें हमेशा नहीं होता है। कई बार इसका मतलब है कि आपको कथन में दी गई भावना का अनुभव कभी होता है और कभी नहीं होता है। कभी कभार इसका मतलब है कि आपको कथन में दी गई भावना का अनुभव कभी कभार ही होता है। बहुत ही कम इसका मतलब है कि आपको कथन में दी गई भावना का अनुभव
बहुत कम होता है, यानी शायद ही कभी होता है। इसमें उन्होंने दिया है जो कारण है कि मैं लोगों की परवाह, मदद, समर्थन करता हूँ, परंतु मैं अपनी चिंता, खुशी, दुख व्यक्त करना जरूरी नहीं समझता। इसमें उन्होंने स्केल के हिसाब से दिया है 5, 4, 3, 2, 1। मैं संबंध बनाने के लिए लालयित हो जाता हूँ, भले ही वे ठीक ना हो। मैं संबंध बनाने के लिए लालयित हो जाता हूँ, भले ही वो ठीक ना हो। लाभ हानि के विश्लेषण के बाद ही लोगों को संबंध बनाना चाहिए। लाभ और हानि के विश्लेषण के बाद ही लोगों को संबंध बनाना चाहिए। क्या आपके हिसाब से क्या ऐसा करना चाहिए? यस एंड नो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन्हें सुखी रखने का हर संभव प्रयास करता हूँ, इसलिए उन्हें मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन्हें सुखी रखने का हर संभव प्रयास करता हूँ, इसलिए उन्हें मेरे हिसाब से चलना चाहिए। क्या ये सही है या गलत है? सफल होने के लिए मन में अविश्वास का तत्व तो रखना ही चाहिए, भले ही कोई कितना ही अंतरंग क्यों ना हो। सफल होने के लिए मन में अविश्वास का तत्व तो रखना ही चाहिए, भले ही कोई कितना ही अंतरंग क्यों ना हो। बच्चों के लालन पालन में कंडीशनिंग आवश्यक है। यह करो, यह मत करो, निगरानी। बच्चों के लालन पालन में कंडीशनिंग आवश्यक है, यानी कोई भी बच्चा अगर गलत काम कर रहा है या सही काम कर रहा है, लेकिन उसको सजेस्ट ज़रूर करना है कि ये आपको करना है, ये नहीं करना है। ये क्यों किया आपने? ये नहीं करना चाहिए था आपको। ये बच्चों के बारे में उन्होंने बताया कि बच्चों के लालन पालन में कंडीशनिंग आवश्यक है। पति और पत्नी के बीच के संबंधों में सेक्स की भूमिका अर्थहीन है। उन्होंने पति पत्नी के बारे में जिक्र किया है कि पति और पत्नी के बीच के संबंधों में सेक्स की भूमिका अर्थहीन है। संबंध बनाने में प्रबल प्राथमिकताएं आवश्यक है। संबंध बनाने में प्रबल प्राथमिकताएं आवश्यक है। जब दूसरे मुझसे ज़्यादा प्रगति करते हैं तो मैं निराश महसूस करता हूँ। क्या आपको जलन होती है दूसरे जब प्रगति करते हैं तो? ऐसा उन्होंने बताया है कि जब दूसरे मुझसे ज़्यादा प्रगति करते हैं तो मैं निराश महसूस करता हूँ। लोगों के साथ मेरे संबंध आशा के अनुरूप सफल नहीं होते हैं। लोगों के साथ मेरे संबंध आशा के अनुरूप सफल नहीं होते हैं। जीवन में कुछ संबंधों को जारी रखने के लिए हमारे पास आलोचना करने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। जीवन में कुछ संबंधों को जारी रखने के लिए हमारे पास आलोचना करने के लिए दूसरा कोई चारा नहीं होता। करीबी संबंधों में निजता नहीं होना चाहिए। करीबी संबंधों में निजता नहीं होना चाहिए। किसी संबंध में व्यक्ति के मन में जो आए तत्काल कर देना चाहिए। किसी संबंध में व्यक्ति के मन में जो आए तत्काल कर देना चाहिए। चाहे आप जो भी हो, खुद को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़े। किसी संबंध में सफल होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसको एक बार और सुनिए आप कि चाहे आप जो भी हो, खुद को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़े। किसी संबंध में सफल होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जैसा इंप्रेशन देंगे, उसका जैसा प्रभाव पड़ेगा, वैसी ही आपको सफलता मिलेगी। सफलता का मतलब दूसरों पर विजय पाना है। सफलता का मतलब दूसरों पर विजय पाना है। मैं लोगों को चोट पहुंचाना पसंद नहीं करता, भले ही मुझे विश्वास हो कि उनका विचार या व्यवहार सही नहीं है। कुछ संबंध खत्म करने के लिए होते हैं, उन्हें तर्कपूर्ण ढंग से खत्म करने के लिए सही समय का इंतजार करने में ही समझदारी है। कुछ संबंध खत्म करने के लिए होते हैं,
उन्हें तर्कपूर्ण ढंग से खत्म करने के लिए सही समय का इंतजार करने में ही समझदारी है। संबंधों में आपको चतुर होना चाहिए। डेफिनेटली दोस्तों, अगर हमें कोई भी संबंध, कोई भी दोस्ती, कोई भी रिश्तेदारी अगर हमें करना है तो उसमें चतुराई तो ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम गलत आदमी के पास बैठ गए, गलत व्यक्ति के पास बैठ गए, तो वो संबंध हमारे जीवन में नुकसान पहुंचा सकता है। अगर दोस्ती सही आदमी से हुई है तो जीवन में फ़ायदा हो सकता है, और दोस्ती अगर गलत आदमी से हुई है तो जीवन में नुकसान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो गुण, जो ज्ञान उसके पास होगा वो ट्रांसफ़र हमारे पास भी हो जाएगा उसका, और हमारा उसके पास चला जाएगा। लेकिन वो लेने वाले के ऊपर है कि हम उससे कितना लेते हैं और वो हमसे कितना लेता है। इस बारे में उन्होंने बताया कि संबंधों में आपको चतुर होना चाहिए। सफल वैवाहिक जीवन में सेक्स ही सत्य है और प्रेम सिर्फ छलावा है। इसमें बहुत कटु बात उन्होंने कही है कि सफल वैवाहिक जीवन में सेक्स ही जीवन है, सेक्स ही सत्य है और प्रेम सिर्फ छलावा है। किसी संबंध में समान आदतों वाले लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए। किसी संबंध में समान आदतों वाले लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए। इसमें विश्लेषण करके उन्होंने बताया कि सभी 22 कथनों को 23 से 44 तक के स्कोर को जोड़कर कुल योग प्राप्त कर लें। यह आपका संबंध केंद्रित असफलता आकलन प्रश्नावली। इससे यह पता चलता है कि संबंध केंद्रित असफलता के कारणों की वजह से व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आपकी असफलता की कितनी संभावना है। अपनी असफलता की संभावना का पता लगाने के लिए अपने PRCF स्कोर की तुलना नीचे दिए गए चार्ट से कर लीजिए। इसमें उन्होंने बताया कि 89 से 110, 81 से 100, 67 से 88, 61 से 80, 45 से 66, 41 से 60, 23 से 44, 21 से 40 और 22 और 0 से 20। इसमें उन्होंने स्कोर बताया, स्केल के हिसाब से हम निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि अगर आपका स्कोर असफलता की संभावना का उच्च प्रतिशत दर्शाता हो तो तनाव, निराशा या दबाव महसूस ना करें। इसके बजाय उन 22 कारणों को अच्छी तरह से पढ़ें जिनकी वजह से संबंध केंद्रित असफलताएं उत्पन्न होती है। असफल कराने वाले कारणों को अच्छी तरह से जान लें। जब तक आपको यह मालूम ना हो कि आप असफल क्यों होते हैं, तब तक आप अपने जीवन में असफलताओं की संभावना को कम करने के लिए कोई सार्थक कदम उठा ही नहीं सकते। अपरिपक्व भावनात्मक संबंध। अब इसमें उन्होंने 22 कारण उसमें हमने पढ़े थे, यूँ मान लीजिए 23वां कारण है। दैनिक ज़रूरतों को छोड़ दिया जाए, दैनिक ज़रूरतों को छोड़ दिया जाए तो मैंने अपने दादाजी को कभी दादी से बात करते नहीं देखा। दैनिक ज़रूरतों को छोड़ दिया जाए तो मैंने अपने दादाजी को कभी दादी से बात करते हुए नहीं देखा। वे दोनों लगभग 60 साल तक एक साथ रहे और उनके 4 बच्चे थे, परंतु इसके बावजूद उनका संबंध अंतरंग कम और औपचारिक ज़्यादा था। सही मायने में वे कभी एक साथ रहे ही नहीं। उनके बीच का रिश्ता भावना प्रधान होने के बजाय कर्तव्य प्रधान था। इसी तरह मैं ऐसे पिताओं से मिला हूँ जो अपने बच्चों के साथ बहुत औपचारिक होते हैं। मैं ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ जो अपने माता पिता से प्रेम करने के बजाय उनका सम्मान करते हैं। ऐसे लोग हैं जो यह महसूस करते हैं कि वयस्कों को हंसना या रोना नहीं चाहिए, खुशी या गम का इजहार नहीं करना चाहिए, प्रशंसा नहीं करना चाहिए, प्रेम व स्नेह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वे डरते हैं स्नेह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चुलबुलेपन और बचपने की निशानी है। इसको आप दोबारा सुनिए, बहुत ही भावनात्मक नहीं है। ये एक बिजनेस के हिसाब से भी देख सकते हैं हम कि इसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं ऐसे पिताओं से मिला हूँ जो अपने बच्चों के साथ बहुत औपचारिक होते हैं। मैं ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ जो अपने माता पिता से प्रेम करने के बजाय
उनका सम्मान करते हैं। ऐसे लोग हैं जो यह महसूस करते हैं कि वयस्कों को हंसना या रोना नहीं चाहिए, खुशी या गम का इजहार नहीं करना चाहिए, प्रशंसा नहीं करना चाहिए, प्रेम व स्नेह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली प्रेम और स्नेह का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, लोग दिखावा करते हैं। यही तो बात है कि दिखावा नहीं करना चाहिए, रियलिटी में होना चाहिए, लेकिन रियलिटी बहुत कम होती है। खुशी या गम का इजहार नहीं करना चाहिए, हंसना या रोना नहीं चाहिए, वयस्कों को हंसना या रोना नहीं चाहिए, प्रेम व स्नेह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चुलबुलेपन और बचपने की निशानी है। वे डरते हैं कि ऐसा करने पर लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे। उन्हें यह भय सताता है कि अगर वे अंतरंगता और गर्मजोशी से बातें करेंगे तो लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग गंभीरता से नहीं लेंगे, इसलिए वे अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को छुपाते हैं। हमारे समाज में प्यार के इजहार को बेशर्मी माना जाता है। हमारे समाज में प्यार के इजहार को बेशर्मी माना जाता है। हमारे समाज में प्यार के इजहार को बेशर्मी माना जाता है। भले ही यह पति और पत्नी के बीच हो, समय के साथ साथ अधिकांश पिता और शिक्षक जाने अनजाने में हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सिखा देते हैं। आपसी संबंधों में प्रेम, परवाह और स्नेह की भावनाएं सम्मान से ज़्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि प्यार का इजहार करने से उनका आत्मसम्मान कम होता है। कुछ पिता अपने बच्चों के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देते हैं। कुछ शिक्षक बच्चों को सही सांचे में ढालने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। कुछ भाई बहन अपने भाई बहनों को पालने के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देते हैं। कुछ बॉस अपने कर्मचारियों के हितों की ज़रूरत से ज़्यादा परवाह करते हैं, परंतु अफसोस की बात यह है कि वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जिन लोगों की वे मदद करते हैं वे भी अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, चाहे यह कृतज्ञता की भावना ही क्यों ना हो। संबंधों में एक दूसरे की मदद करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण संवेदनाओं, सुखों और दुखों को व्यक्त करने तथा उन्हें एक दूसरे के साथ बांटना भी है। भावनात्मक अपरिपक्वता के कारण जब प्रेम और स्नेह का इजहार करने की बात आती है तो हम पूरी तरह असमर्थ महसूस करते हैं। यही वजह है कि हम हंस नहीं पाते, अपनी खुशी नहीं बांट सकते और अपनी मुस्कान छुपाते हैं। यह अपरिपक्वता स्वस्थ संबंध बनाने की राह में बाधा बन सकती है। अपनी भावनात्मक अपरिपक्वता के कारण लोगों को फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। अपनी भावनात्मक अपरिपक्वता के कारण लोगों को फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। रोचक यह है कि दूसरों के लिए इतना त्याग करने के बावजूद यह परिणाम मिलता है। मैं आपको अपने एक शिक्षक का प्रसंग बताना चाहूँगा। हालांकि उन्हें आदर्श शिक्षक माना जाता था, परंतु अपनी सख्त छवि के कारण वे बिल्कुल अकेले पड़ गए। आशीर्वादम आंध्र प्रदेश के एक छोटे कस्बे में गणित के शिक्षक थे। वे 36 साल तक सरकारी स्कूल में नौकरी करने के बाद रिटायर हुए। उनकी निष्ठा, समर्पण और गणित पढ़ाने के नवीन तरीकों के कारण उनका सम्मान किया जाता था। कई प्राइवेट स्कूलों ने उन्हें अधिक तनख्वाह के प्रलोभन दिए, परंतु उन्होंने ऐसे प्रस्तावों को ठुकरा दिया। विद्यार्थी तथा सहकर्मी उनका बहुत सम्मान करते थे। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी प्रिंसिपल के रूप में वे अपनी 10% तनख्वाह गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते थे। वे कभी अपने विद्यार्थियों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ने देते थे। वे हमेशा विद्यार्थियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए तत्पर रहते थे। वे हर विद्यार्थी की नींव मजबूत करने के लिए संकल्पवान थे। साथ ही वे बहुत कठोर भी थे। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर थे या जिनकी प्रगति धीमी थी,
उन्हें वे स्कूल में विशेष प्रशिक्षण भी देते थे। उन्हें हर विद्यार्थी प्रिय था और गणित में किसी भी विद्यार्थी की असफलता को वे अपनी असफलता मानते थे। एक सच्चा टीचर इस बात को मानता है, अगर टीचर ने अच्छा पढ़ाया है, आपको अच्छे से समझाया है और अगर आपने उसके विषय में कम अंक लाए हो आप, तो ये असफलता आपकी नहीं, उस टीचर की मानी जाएगी। अगर वो टीचर सच्चा है, सच्चे मन से पढ़ा रहा है आपको, तो खुद भी महसूस करेगा कि शायद मैंने वो मेहनत करके इन बच्चों को नहीं पढ़ाया जितना मुझे करना चाहिए। तो ये बात भी उन्होंने मानी है कि अपने अतिरिक्त प्रयास और सहायता के लिए उन्होंने कभी किसी विद्यार्थी से एक भी पैसा नहीं लिया। इसके बजाय वे अपने घर पर गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लास चलाते थे। उनके महान प्रयासों के बावजूद उनके विद्यार्थियों और सहकर्मियों ने कभी उनके प्रति लगाव व्यक्त नहीं किया। वे सख्त दिखते थे, कभी मुस्कुराते नहीं थे और कभी मजाक नहीं करते थे। जो विद्यार्थी उनके करीब आना चाहते थे, वे भी उनकी इस कठोरता के कारण उनसे दूर हो गए। किसी ने भी उन्हें कभी गणित के शिक्षक के अलावा किसी दूसरे रूप में नहीं देखा। उनसे बात करते समय लोग हमेशा असहज हो जाते थे, शायद इसलिए क्योंकि वे बहुत कम बोलते थे। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह उनके साथ शिक्षा के अलावा किसी दूसरे विषय पर बात करे। परीक्षा परिणाम आने के बाद भी वे कभी विद्यार्थियों को अपने नज़दीक आने और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे। यथार्थवादी ढंग से वे विद्यार्थियों के अगले समूह पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते थे। जब मैं हाल ही में अपने गृहनगर गया तो उनसे मिला। उन्होंने कहा कि वे इस बात से बहुत दुखी हैं कि उनका कोई भी विद्यार्थी ना तो उनसे मिलने आता है, ना ही उनके हालचाल पूछता है। इनमें वे विद्यार्थी भी शामिल हैं जिनकी उन्होंने आर्थिक सहायता की थी। उन्होंने कहा कि उसी शहर में रहने वाले कई विद्यार्थी जब सड़क पर उनके सामने आते हैं तो उनसे बचने की कोशिश करते हैं और बुढ़ापे में उनकी खोज खबर तक नहीं लेते। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि 20 साल में पहली बार मैंने उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करते सुना था। बातचीत के दौरान मैंने उन्हें बताया कि पुराने विद्यार्थियों के उनसे मिलने न आने का कारण प्रेम या स्नेह की कमी नहीं है, यह तो उन्हीं की बनाई हुई कठोर छवि का परिणाम है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि जब विद्यार्थी उनके साथ अपनी खुशी या दुख बांटने के लिए उनसे मिलने आते थे तो वे उनके प्रति कितना भावहीन व्यवहार करते थे। इसके अलावा वे लोगों से कभी ज़्यादा देर तक बातें भी नहीं करते थे। उस दिन मैंने पहली बार उनके प्रति निकटता महसूस की। मेरे गणित के शिक्षक की तरह ही हम में से कई व्यक्ति अपनी भावनात्मक अपरिपक्वता के कारण लोगों के प्रति प्रेम और स्नेह व्यक्त नहीं करते हैं तथा स्वस्थ संबंधों को पोषण नहीं देते हैं। जब तक हम अपने प्रेम को व्यक्त नहीं करते, तब तक हमारे आसपास के लोग यह नहीं समझ सकते कि हम उनसे प्रेम करते हैं। सिर्फ अच्छे काम करना ही भावनात्मक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। संबंध बौद्धिकता के बजाय भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नींव पर बनते हैं। आपकी भावनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों की भावनात्मक आवश्यकताओं को कितनी सफलतापूर्वक संतुष्ट करते हैं। भावनात्मक परिपक्वता स्वस्थ संबंध का स्तंभ है। भावनात्मक अपरिपक्वता लोगों को आपसे दूर कर सकती है, जिनसे आपके बच्चे भी शामिल हैं। ये है दोस्तों, ये 23वां कारण था। असंबंधित असफलता के जो 22 कारण हैं उसका ये 23वां कारण था। बाधक संबंध ये 24वां कारण है। अच्छे संबंध हर व्यक्ति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
अच्छे संबंध ये बाधक संबंध है। 24वां कारण है, अच्छे संबंध हर व्यक्ति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु यदि संबंध बाधक बन जाएं तो वे न सिर्फ विकास को धीमा कर देते हैं बल्कि जीवन में महत्वपूर्ण असफलताओं का कारण भी बन जाते हैं। खासकर किशोरावस्था में या युवा अवस्था में बहुत से लोग बाधक संबंधों की वजह से अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। बाधक संबंध से मेरा आशय उस तरह के संबंध से हैं जो विकास में बाधा डालता है और सभ्य बनने से रोकता है। ये संबंध विवाहतर संबंधों, धूम्रपान, नशे, हानिकारक इंटरनेट चैटिंग का रूप ले सकते हैं। इनमें ऐसी मित्रताएं भी शामिल हैं जिनसे आपके व्यक्तित्व पर कोई सकारात्मक महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। बाधक संबंधों के बारे में रोचक बात यह है कि ऐसे संबंध आपको एडिक्ट या लती बना देते हैं। रोचक बात यह है कि ऐसे संबंधों से आपको सुख भी नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भीतर से आप जानते हैं कि ये संबंध बाधक है और आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में उन्हें कलंक के साथ जोड़ लेते हैं। दोस्तों, जब हम बचपन में रहते हैं, बचपन में जब उम्र 10 से लेकर 20 साल की होती है, उस उम्र में ये बाधक संबंध बाधक संबंध जो व्यक्तित्व है, बाधक संबंध जो ये गुण है जो कि 10 साल से लेकर 20 साल के बीच में होते हैं, नशे की आदत, चैटिंग की आदत, गलत मित्रता, गलत व्यवहार, गलत लोगों के साथ बैठना उठना, रात में जल्दी घर ना आना, गप्पे शप्पे मारना, ये सब हमें रोकने के लिए, हमें सफल ना होने के लिए ये गुण होते हैं जो कि हम में आ जाते हैं। इनका हमें ध्यान बहुत ही सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। अगर माँ बाप है तो माँ बाप को भी अपने बच्चों को इन आदतों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कोई भी आदत हो। क्योंकि 10 साल से लेकर 20 साल के बीच में अगर लड़के या लड़की दोनों के अंदर इस तरह की अगर आदत बन जाती है तो व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है, यानी 20 से जब पार उम्र उसकी हो जाती है, तो वो आदत उसकी छूटती नहीं है और भी बढ़ती जाती है। अगर अगर उसने मित्रता की है, सही लोगों के साथ बैठना उठना है, सही किताबें पढ़ना है, उसने सीख लिया है, तो वो आगे चल के उसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आगे चल के भी वो सही करेगा, गलत नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व पर कोई सकारात्मक महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। बाधक संबंधों के बारे में रोचक बात यह है कि ऐसे संबंध आपको एडिक्ट या लती बना देते हैं। रोचक बात यह है कि ऐसे संबंधों से आपको सुख भी नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भीतर से आप जानते हैं कि ये संबंध बाधक ही होते हैं। ये रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं दोस्तों, और हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, और आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में उन्हें कलंक के साथ जोड़ लेते हैं। बाधक संबंध 2 तरह से बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहले रूप में ऐसे संबंध जीवन के अच्छे पहलुओं से आपका ध्यान भटका सकते हैं और आपका अधिकांश समय बर्बाद करवा सकते हैं। दूसरे रूप में वे आपके स्वस्थ व्यक्तित्व को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वे विनाशकारी ढांचे के आसपास केंद्रित होते हैं। आपके व्यक्तित्व को डेफिनेटली वो नष्ट कर सकते हैं। अगर आपको नशे की आदत पड़ गई, गलत लोगों की मित्रता आपके साथ हो गई, तो आप कितने भी अच्छे घराने के हो दोस्तों, आपको ये आदत बर्बाद कर देगी, आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। आपके संबंध किसी से भी अच्छे नहीं रहेंगे, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, आपके रिश्तेदार हो, किसी से भी आपके संबंध नहीं होंगे अच्छे, अगर हमें ये बाधक संबंध हमारे अंदर आ गए तो। दोस्तों, बाधक संबंध 2 तरह से बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहले रूप में ऐसे संबंध जीवन के अच्छे पहलुओं से आपका ध्यान भटका सकते हैं और आपका अधिकांश समय बर्बाद करवा सकते हैं। दूसरे रूप में वे आपके स्वस्थ व्यक्तित्व को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वे विनाशकारी ढांचे के आसपास
केंद्रित होते हैं। समाज की संपत्ति माने जाने वाले कई युवा बाधक मित्रताओं के कारण समाज पर बोझ बन जाते हैं। दोस्तों, इसमें उन्होंने बताया है कि समाज की संपत्ति माने जाने वाले कई युवा बाधक मित्रताओं के कारण समाज पर बोझ बन जाते हैं। हम ऐसे अनेक लोगों से मिलते हैं जो बाधक संबंध बनाने के कारण जीवन में असफल होते हैं। मैं एक प्रतिभाशाली सर्जन की वास्तविक केस स्टडी बताना चाहता हूं, जिसने एक वैवाहेतर संबंध के कारण अपना कैरियर बर्बाद कर लिया। दोस्तों, ये डॉक्टर की बात है। 40 वर्षीय डॉक्टर जगदीश पटनायक कटक में एक विख्यात सर्जन थे। वे विवाहित थे और उनके 2 बच्चे थे। 10 साल तक सरकारी अस्पताल में काम करने के बाद उन्हें 25 बिस्तरों वाला अपना खुद का अस्पताल शुरू किया। उनकी लोकप्रियता की बदौलत अस्पताल कटक में मशहूर हो गया। सफल रिकॉर्ड के साथ ही विनम्र और मानवीय स्वभाव की वजह से लोग उन्हें ईश्वर की तरह पूजने लगे। उनका व्यक्तिगत जीवन भी आदर्श था। उनकी सुंदर और सुघड़ पत्नी हमेशा अपने बच्चों और पति का ख्याल रखती थी और बहुत अच्छी तरह से घर संभालती थी। बहरहाल, उनके जीवन में बाधक मोड़ तब आया जब वे नई दिल्ली हवाई अड्डे पर मौसमी मित्रा से मिले। पटनायक लेजर सर्जरी पर हो रहे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली गए थे। लौटते समय भारी कोहरे के कारण हवाई अड्डे पर उन्हें काफ़ी देर तक रुकना पड़ा। जब वे उड़ान में देरी के बारे में जानकारी ले रहे थे, तब मौसमी से उनकी मुलाकात हुई। उसने बताया कि वह उनकी पुरानी मरीज है और कुछ महीने पहले ही वायरल फीवर के कारण उनके अस्पताल में आई थी। डॉक्टर पटनायक को मौसमी का चेहरा याद नहीं था, परंतु फ्लाइट का इंतज़ार करते करते वे उससे बातें करने लगे। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि मौसमी एक IAS अफसर की पत्नी है, भुवनेश्वर में रहती है और ओडिसी नृत्यांगना है। मौसमी चटर्जी। इसमें उन्होंने बताया है कि मौसमी मित्रा से वे मिले। मौसमी एक IAS की पत्नी है और ओडिशा की नृत्यांगना है, यानी कि उड़ीसा की डांसर है। इस पहली मुलाकात के बाद मौसमी और डॉक्टर पटनायक एक दूसरे के संपर्क में रहे। दोस्तों, कैसे घर बर्बाद हो जाता है ये इसमें बता रहे हैं, क्योंकि ये बाधक संबंध है। बाधक संबंध असफलताएं। शुरुआत में तो वे सिर्फ फ़ोन पर बातें करते थे, फिर जब उनका रिश्ता पनपने लगा तो मौसमी उनसे मिलने उनके अस्पताल आने लगी। मौसमी के पति जनजाति विकास परियोजना के डायरेक्टर के रूप में कालाहांडी में पदस्थ थे और वे 2-3 महीने में ही अपनी पत्नी के पास आ पाते थे। समय के साथ साथ मौसमी और डॉक्टर का संबंध सारी सीमाएं लांघ गया। साथ रहने के अवसरों की तलाश करने के बजाय अब वे ऐसे अवसर बनाने लगे। परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर पटनायक अक्सर अपने अस्पताल से बाहर रहने लगे। जब मित्रता बढ़ी तो डॉक्टर साहब अपने अस्पताल से बाहर रहने लगे और एक IAS की पत्नी दूसरे व्यक्ति के पास रहने के लिए मजबूर होने लगी। कुछ ही समय में उनके प्रेम संबंध की खबर पूरे शहर में फैल गई। वो तो होना ही था। शुरू में तो डॉक्टर पटनायक की पत्नी को सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब उसे सच्चाई की भनक लगी तो उसने अपने पति से जवाब तलब किया। पति ने पत्नी को कुछ समय तक गुमराह करने की कोशिश की, परंतु उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उनका घर नर्क बन गया। उधर मौसमी का पति, जिसे अपनी पत्नी से कोई खास लगाव नहीं था, अब उस पर ताने कसने लगा और शारीरिक अत्याचार करने लगा। इस तरह के बाधक संबंध से उत्पन्न तनाव के कारण डॉक्टर पटनायक और मौसमी का संबंध धीरे धीरे सुखद कम और दुखद अधिक हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से टॉर्चरनेस होने लगी। डॉक्टर पटनायक की प्रैक्टिस धीरे धीरे कम होती गई और एक वक्त ऐसा आया जब मरीजों ने वहां आना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि शहर में इस तरह की बातें होने लगी, न्यूज़पेपरों में आने लगा, लोगों के
कानों में एक दूसरे की बातें जाने लगी कि यार वो डॉक्टर ही खराब है, उसका वो चरित्रहीन है, एक आईएएस की पत्नी से उसके प्रेम संबंध है। इस तरह से तो मरीज भी उसके पास आने जाने डॉक्टर पटनायक के पास आना बंद कर दिया। डॉक्टर के रूप में डॉक्टर पटनायक का आत्मविश्वास कम हो गया, उनका पारिवारिक जीवन धराशायी हो चुका था और बच्चे भी अपने पिता के पास आने में हिचकने लगे। उनके चिंतित मित्रों ने डॉक्टर पटनायक और उनकी पत्नी के आपसी संबंध सुधरवाए तथा उन्हें परामर्शदाता के पास भेजा। जल्दी ही डॉक्टर पटनायक को अपने बाधक संबंध के विनाशकारी परिणामों का एहसास हो गया। उन्होंने अपने जीवन और कैरियर पर पड़े नकारात्मक प्रभाव से उबरने की भरसक कोशिश की। इस काम में उन्हें 4 साल लगे, सुधारने में दोस्तों 4 साल लगे। आखिरकार अपनी पत्नी के बहुमूल्य सहयोग की बदौलत वे एक बार फिर सामान्य जीवन जीने के काबिल बन गए, परंतु उनकी छवि पर जो दाग लग गया था वह पूरी तरह नहीं धुल पाया। उधर मौसमी ने अपने पति को छोड़ दिया और भुवनेश्वर छोड़कर कोलकाता चली गई। बाधक संबंध की प्रकृति ही ऐसी है कि इससे सुख कम और दुख ज़्यादा मिलता है। ये बाधक संबंध की परेशानी है, इससे सुख कम और दुख ज़्यादा मिलता है। हर व्यक्ति डॉक्टर पटनायक जितना खुशकिस्मत नहीं होता। उन्हें अपनी बाधक समस्याओं से उबरने में पत्नी और मित्रों का सहारा मिला। मौसमी की तरह ही हम में से कईयों को भी बाधक संबंध से उबरने के लिए आवश्यक सहारा नहीं मिलता। यहाँ तक कि डॉक्टर पटनायक भी असफल माने जाएंगे, क्योंकि लोग अब कभी उनका पहले जैसा सम्मान नहीं करेंगे। अब वो चरित्रहीन कहलाएंगे और लोग उनके पास आने से डरेंगे। ये सच है। याद रखें, अगर आप किसी भी तरह के बाधक संबंध बनाएंगे तो आप अवश्य असफल होंगे, क्योंकि बाधक संबंध है ही ऐसा संबंध, अगर आपने वो संबंध बना लिया तो आपका पारिवारिक जीवन कितना ही सुखद क्यों ना हो, वो दुखद हो जाएगा। चाहे आप कहीं भी रहते हो, लेकिन आपके जीवन में अगर बाधक संबंध ने एंट्री ले ली तो आप इस बात को मान के चलिए कि आपके जीवन में अब सुखद नहीं, आपका जीवन ही पूरा दुखी हो जाएगा। और अगर टाइम पर अगर आप नहीं संभले तो इस बात का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। असमान संबंध ये 25वां कारण है। जब लोग खुद को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करते हैं तो संबंधों में दरार पड़ जाती है। जब लोग खुद को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करते हैं तो संबंधों में दरार पड़ जाती है। स्वस्थ संबंध का आनंद लेने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे के प्रति समान सम्मान रखा जाए। सच्चे संबंधों में दोनों ही बराबर होते हैं। बहरहाल इसके बावजूद लोग संबंधों में असमानता उत्पन्न करने के लिए आर्थिक हैसियत, बुद्धि, जाति, लिंग भेद और इसी तरह के दूसरे सामंतवादी तथा तुलनात्मक पैमानों का प्रयोग करते हैं। इन रिश्तों का असफल होना तय है, क्योंकि वे कृत्रिम परिस्थितियों पर आधारित होते हैं और उनके द्वारा तर्कहीन भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। सच्चे संबंध वास्तविक सामाजिक चिंताओं और ज़रूरतों के आधार पर बनते हैं। अपने 15 वर्ष के व्यावसायिक जीवन में मुझे बहुत से लोगों के साथ व्यवहार करने, काम करने और रहने का मौका मिला। अपने 15 साल के अनुभव में 15 साल के व्यावसायिक जीवन में मुझे बहुत से लोगों के साथ व्यवहार करने, काम करने और रहने का मौका मिला, परंतु मेरे संबंध आधिकारिक, औपचारिक सीमा से आगे विकसित नहीं हो सके। मैं सच कहता हूँ कि जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है तब से मैंने अपने मित्रों की सूची में बहुत ज़्यादा नाम नहीं जोड़े। जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है तब से मैंने अपने मित्रों की सूची में बहुत ज़्यादा नाम नहीं जोड़े हैं, क्योंकि ये एक समझदार व्यक्ति की निशानी है कि किसको तो मित्र, चाहे आपके 2 दोस्त हो
लेकिन विश्वासपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। विश्वास वाला दोस्त आपके पास होना चाहिए, चाहे 2 हो, नहीं तो 100 हो तो भी किसी काम के नहीं। मैं सच कहता हूँ कि जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है तब से मैंने अपने मित्रों की सूची में बहुत ज़्यादा नाम नहीं जोड़े हैं। रोचक बात यह है कि अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में मैंने कम से कम 15 लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाए थे, परंतु अपने व्यावसायिक जीवन में मैं उतने प्रगाढ़ संबंध 2 या 3 से ज़्यादा नहीं बना पाया हूँ। अब तक मैं जीवन के इन दोनों दौरों में लगभग समान समय बिता चुका हूँ। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि जो स्थिति मेरी है, कमोबेश वही स्थिति बाकी लोगों की भी होगी। असमानता ही वह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हम स्थायी संबंध बनाने में असफल हो जाते हैं। हम संबंधों में अपनी श्रेष्ठता या लाभ सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम हितकर, सच्चे और विश्वसनीय संबंध बनाने में असफल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने संबंधों में अधिक स्वार्थपूर्ण बनते जाते हैं। सच्चाई यह है कि संबंधों के प्रति ऐसे स्वार्थी नज़रिए से कोई महत्वपूर्ण या बहुमूल्य चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। आप समानता के बिना सच्चे संबंध नहीं बना सकते। आप समानता के बिना सच्चे संबंध नहीं बना। जिस तरह मेरे मित्र सैम दुआ को महसूस हुआ, जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस विशेषज्ञ है। सैम खुद को कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल कहलवाना पसंद करता है। वहाँ मुंबई में एक निजी विज्ञापन कंपनी में एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी एग्जीक्यूटिव है। वह प्रतिभाशाली भी है और सफल भी। वह अपने कई साथियों से अधिक तेज़ी से कंपनी में तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। बहरहाल व्यक्तिगत जीवन में वह खुद को अकेला महसूस करता है। जब मैंने उसे बताया कि वह अपने व्यावसायिक जीवन में भी अकेला है, तो वह हैरान हुआ और यह मानने को तैयार नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा कि अपने अधीन काम करने वाले 5 कर्मचारियों से उसकी कितनी निकटता है। उसने जवाब दिया कि उन लोगों के साथ उसके संबंध औपचारिक हैं। मैंने उससे पूछा कि बॉस के रूप में तो वे उसे जानते हैं, परंतु व्यक्ति के रूप में वे उसे कितना जानते हैं। इस पर उसका जवाब था कि वे उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, क्योंकि उसे सिर्फ बॉस के रूप में ही जानते थे। व्यक्तिगत रूप से इसलिए नहीं जानते थे क्योंकि वो उनके करीब ही नहीं था। व्यक्तिगत रूप से हम किसी भी व्यक्ति को तब जानेंगे जब हम उसके करीब रहेंगे या करीब जाएंगे, तभी हम उसे अच्छे से पहचान पाएंगे। क्योंकि इस पर उसका जवाब था कि उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। इसलिए मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि एक तरह से उसका उनके साथ कोई संबंध नहीं है। सैम ने कहा कि उसने उन लोगों के साथ स्थायी संबंध इसलिए नहीं बनाए क्योंकि आखिरकार वे उसके अधीनस्थ थे। उसने अपने वरिष्ठों के साथ अपने संबंधों के बारे में भी इसी तरह का जवाब दिया। उसने कहा कि उनके साथ सच्चे संबंध बनाना इसलिए संभव नहीं था क्योंकि वह उन्हें अपने से वरिष्ठ मानता था, न सिर्फ ऑफिस में बल्कि ऑफिस के बाहर भी। जब मैंने उसके सहकर्मियों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह किसी सहकर्मी के साथ संबंध बनाने से इसलिए बचता है क्योंकि इससे हितों का टकराव हो सकता है। अधिक जांच पड़ताल के बाद उसने कहा कि वह अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बनाने की तो कल्पना ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उनसे बात करने का ना तो समय है ना ही इच्छा। इसके अलावा उसने यह भी कहा कि ग्राहक सिर्फ ग्राहक ही हो सकते हैं और उसकी कंपनी ग्राहकों के साथ संबंध बनाने को प्रोत्साहित नहीं करती है। चर्चा के अंत में मुझे यह एहसास हुआ कि सैम सिर्फ तभी संबंध बनाता था और बनाए रखता था जब उसे उस संबंध से कुछ लाभ मिलने की आशा हो। वह अपने अधीनस्थों से संबंध बनाने में इसलिए हिचकता था कि कहीं वे उससे अनुचित लाभ न उठा लें। इसी तरह उसे अपने वरिष्ठों से संबंध बनाने में भी नुकसान नज़र आता था
उसे यह डर था कि वे उसके व्यक्तिगत जीवन में भी अपसरी झाड़ने लगेंगे और उनके दबंग रवैये से उसे परेशानी होगी। वह अपने सहकर्मियों से इसलिए नहीं जुड़ पाया क्योंकि कई मायनों में वे उसके प्रतियोगी थे। वह अपने ग्राहकों से सिर्फ बिजनेस की दृष्टि से संबंध बनाता था, इसलिए वे वास्तविक संबंधों की श्रेणी में नहीं आते थे। सैम के पास अपने पड़ोसियों से संबंध बनाने के लिए भी समय नहीं था, क्योंकि वह उन्हें अपनी निजता में खलल और परेशानी का कारण मानता था। इसके परिणाम स्वरूप आज सैम का किसी से भी संबंध नहीं है। जो लोग उसके संपर्क में आते थे उन्हें वह असमानता के चश्मे से देखता था। जिन लोगों से उसे लाभ होने की उम्मीद नहीं थी, वह उनके साथ सच्चे संबंध बनाने से बचता था। सिर्फ वह लाभ ही देखता था। अगर उसको लाभ होता था, उसको लगता था कि इस व्यक्ति से फ़ायदा है, तो उससे संबंध बना लेता था, और अगर उसे लगता है कि इस आदमी से कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो उससे संबंध बिल्कुल नहीं बनाता था। इसके परिणाम स्वरूप आज सैम का किसी से भी संबंध नहीं है। जो लोग उसके संपर्क में आते थे उन्हें वह असमानता के चश्मे से देखता था। जिन लोगों से उसे लाभ होने की उम्मीद नहीं थी, वह उनके साथ सच्चे संबंध बनाने से बचता था, और जब उसने किसी के साथ संबंध बनाने के लिए उत्सुकता दिखाई तो सामने वाले ने उसे प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि शायद उसे अपने मानदंडों के हिसाब से इसमें असमानता नजर आई। हम में से कई लोग स्वस्थ और स्थायी संबंधों का आनंद नहीं ले पाते। हम में से कई लोग स्वस्थ और स्थायी संबंधों का आनंद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले खुद का लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं। एक बार फिर मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से संबंध बनाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम कम से कम कुछ लोगों से संबंध नहीं बना पाते हैं या उन्हें बनाए नहीं रख पाते हैं, तो हम असफल व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके अलावा अपनी विकृत अनुभूतियों के कारण हम लोगों को संबंध बनाने की दृष्टि से अपने समकक्ष नहीं मानते हैं। हितकारी संबंध समानता की चिंता किए बिना बनते हैं, जबकि कृत्रिम संबंध असमानता की अनुभूति पर टिके होते हैं। वास्तविकता में जिन संबंधों को आप असमानता पर आधारित समझते हैं, वे उन संबंधों से ज़्यादा समान बन सकते थे जिन्हें आप समान समझते हैं, बशर्ते आप में ऊपर रहने का पूर्वाग्रह नहीं होता और आपने दंभ की शर्त नहीं रखी होती। असमानता के असफलता कारक तत्व के कारण हम संबंधों में असफल होते हैं और स्वस्थ संबंध नहीं बना पाते। अगर आप समानता को संबंध बनाने की शर्त मानते हैं, तो संबंधों में आपकी असफलता की बहुत संभावना है। अगर हम कम से कम कुछ लोगों से संबंध नहीं बना पाते हैं या उन्हें बनाए नहीं रख पाते हैं, तो हम असफल व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाते हैं। इसको एक बार और सुनिए आप। अगर हम कम से कम कुछ लोगों से संबंध नहीं बना पाते हैं या उन्हें बनाए नहीं रख पाते हैं, तो हम असफल व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाते हैं। दोस्तों, ये बाधक संबंध असमान संबंध था। असमान संबंध ये 24वां कारण था, 25वां कारण था असमान संबंध, और ये 25वां कारण 23, 24 और 25 कारण हमने इस वीडियो में डाले हैं, पढ़ के सुनाए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।